टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। पहले हमें कंपोनेंट्स करना पड़ेगा और फिर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरफ आएंगे। तो पहली चीज डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को। वेक्टर की अगर बात की जाए तो पहला सवाल ये आता है कि a vector can have how many components। ये आता है हमारा पहला सवाल। और काफी लोग अभी इसका जवाब सोच रहे होंगे 2, कुछ जो थोड़े लाइक हैं वो कह रहे होंगे 3, और कुछ जो बहुत ही ज्यादा फिर एक्सपर्ट हैं उन्होंने सही आंसर दिया होगा और इसका आंसर है इनफाइनाइट। कि अ वेक्टर हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स, अ वेक्टर हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। ठीक है, कैन हैव इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये एक वेक्टर है और मैं पूछता हूं कंपोनेंट्स इसके कितने। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स फ्रॉम विच आ वेक्टर इज मेड। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो वेक्टर है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अनलिमिटेड वेक्टर से मिलके बनाओ। ये तो मैंने बहुत थोड़ा ड्रॉ किया ना, हो सकता है कि यहां से पूरी दुनिया से स्टार्ट हुआ हो और फिर यहां पर आके एंड हुआ हो। तो गर्ल्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है, एक वेक्टर के पास इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि इस सब के बाद कि अ वेक्टर कैन हैव हाउ मेनी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स होता है जिनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो इसका आंसर है कि मैक्सिमम 3, यूजली 2। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये एक वेक्टर है, इस तरह से पड़ा हुआ है हमारे पास। इसके पास कितने ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों? तो इसके पास सिर्फ 2 ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये वाले, कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक वेक्टर के पास मैक्सिमम 3 लेकिन यूजली 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसमें जो है ये वेक्टर कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में इतना गया हुआ है, यहां तक आया हुआ है, और वाई एक्सिस में ये कुछ यहां तक आया हुआ है। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक वेक्टर जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से। अब अगर मैं इस वाई एक्सिस की इमेज इस जगह पर लाके लूं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये है मेरे पास मेन वेक्टर जिसको मैं कह देता हूं ये आर वेक्टर है। ये जो है उस आर का एक्स कंपोनेंट है जिसको मैं आर एक्स कह सकता हूं, और ये जो है ये उसका y कंपोनेंट है जिसको मैं आर वाई कह सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि आर वेक्टर किससे मिलके बना है, तो आर वेक्टर आपके पास मिलके बना है आर एक्स आई से और आर वाई जे से। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आर वेक्टर मिलके बना है आर एक्स वेक्टर से और आर वाई वेक्टर से। अब मैं आ जाता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट पे, यानी कि आर एक्स के मैग्नीट्यूड पे, कि आर एक्स किसके इक्वल होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये थीटा है तो ये एक पैथागोरस ट्रायंगल बन गया ऐसे करके। ठीक है, तो ये अगर एक्स है तो ये आर है, तो यानी कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो बेस हमारे पास इक्वल होती है हाइपोटेन्यूस यानी कि आर कॉस थीटा के।
तो ये है मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, एक्स कंपोनेंट। अब एक और है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट कितना होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट इक्वल होता है आर वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं समराइज करूं इस सारी चीज को तो एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन makes an angle of 30 degree with horizontal. What is the magnitude of x and y components? ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है। अब अगर मैं बात करूं एफ एक्स की, तो एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ कॉस थीटा के। एफ है हमारे पास 10, तो 10 कॉस थीटा हो जाएगा। एफ वाई की बात करूं तो एफ वाई इक्वल है एफ साइन थीटा के, तो वो हो जाएगा 10 साइन 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन और इसका आंसर आ जाएगा 8.6 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर देता हूं, एक्स और वाई कंपोनेंट्स को सॉल्व कर लेता हूं। एक थोड़ी सी गड़बड़ इस एक्स और वाई कंपोनेंट में आती है, और वो गड़बड़ आती है जब सवाल इस तरह से दिया होता है। सवाल सेम होगा, सिर्फ एक छोटी सी चेंज होगी। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स अ वर्टिकल एंगल ऑफ 30 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब सवाल में सिर्फ एक लफ्ज की चेंज है और वो है ये वर्टिकल एंगल। इसकी जगह आपको ये भी दिया जा सकता है विद वाई एक्सिस, इसकी जगह ये भी दिया जा सकता है विद वर्टिकल एक्सिस, या इसकी जगह सिर्फ ये भी लिखा हो सकता है वर्टिकली। अच्छा, अब अगर मैं इसे पिक्चर में ड्रॉ करूं ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि पिछले सवाल में ये था कि एक 10 न्यूटन की फोर्स है और वो 30 डिग्री बना रही है इस तरह करके। लेकिन अब जब मैं इसको वर्टिकल एंगल या विद वाई एक्सिस या विद वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकली का लफ्ज आएगा, तो इसका मतलब है कि एक 10 न्यूटन की फोर्स है और वो ये वाला एंगल 30 डिग्री बना रही है। तो फिर मेन एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। तो जब भी ये चीज आएगी, आपने इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज कर लेना है और एफ एक्स को आपने बना देना है एफ साइन थीटा और एफ वाई को आपने बना देना है एफ कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, कि अगर वर्टिकली का लफ्ज यूज किया हो तो आपने इसको कैसे से चेंज करना है। अब हमने देख लिया कि एक वेक्टर को कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, जिसको हमने कहा कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ इनटू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट से वापस वेक्टर कैसे बनता है। ठीक है, तो अब ये जरा देख लेते हैं। तो टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक ही बात है। तो ये कैसे करते हैं हम, इसका ये आंसर है कि अभी हमने क्या किया था कि हमने एक वेक्टर को तोड़ा था और तोड़ के हमने कहा था कि ये इसका y कंपोनेंट है और ये इसका x कंपोनेंट है। अब ये उलट हो गया इस टॉपिक। इस टॉपिक में हमने क्या किया है, इस टॉपिक में हमने ये किया है कि हमारे पास एक x कंपोनेंट है, ये है हमारे पास rx है, और एक है हमारे पास y कंपोनेंट है जो यहां पर है, और वो है ry।
या इसको मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे करके, वो है आर वाई। और जो अब इससे मैंने बताना है कि रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट बनेगा कैसे, यहां से मैं यहां तक ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास आर वाई और ये आ गया रिजल्टेंट। अब बात यह है कि पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में होगा कुछ इस तरह से कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ठीक है, ये है मेरे पास वेक्टर फॉर्म इस वेक्टर की। दूसरी चीज ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जो कि कहता है कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स स्क्वेयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई स्क्वेयर। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। ठीक है, आखिरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर या एंगल ऑफ वेक्टर। तो ओरिएंटेशन की या एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन या एंगल के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब ये हमने देख लिया कि फॉर्मूलाज क्या क्या है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली एक जगह पे अप्लाई करते हैं। मैं कहता हूं कि एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसपे जो एक्स की लाइन है वो 3 तक आई हुई है और जो वाई की लाइन है वो आई हुई है 4 तक। ये वाई की लाइन है और ये आई हुई है 4 तक। बस इतनी सी मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मैंने क्या निकाला है, मैंने रिजल्टेंट का वेक्टोरियल फॉर्म निकालनी है, मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और मैंने रिजल्टेंट की ओरिएंटेशन निकालनी है, या सिंपल लफ्जों में एंगल निकालना है। तो अब वेक्टर के लिए क्या है, वेक्टर के लिए सिंपल ये है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई, यानी कि आर एक्स कितना है 3 आई और आर वाई जे यानी कि 4 जे। तो ये आ गया मेरे पास वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट। अब मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या करना होता है, मैंने अंडर रूट लेके 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करना होता है। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 5। और थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा है मेरे पास tan इनवर्स माइनस आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। इसका जो भी आंसर है आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर को डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स के जरिए हम वेक्टर की डिफरेंट चीजें फाइंड करते हैं। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।